हेलो 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 हेलो। अच्छा जी, सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में यही है कि आपका रूल ऑफ एल्गोरिथम्स इन कंप्यूटर्स, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके अलावा एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आ जाती हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, इटरेटिव की भी और रिकर्सिव्स की भी। तो रेकरेंसेस सॉल्व करने के लिए जो ट्री मेथड है वो भी है। फिर कुछ जो बेसिक एल्गोरिथम्स है डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर। उसके अलावा कुछ काउंटिंग बेस्ड सॉर्ट एल्गोरिथम्स, क्योंकि हमें पता चल गया था बाद में जाके कि ओ कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग सिर्फ एन लॉग एन ही हो सकती है इन द बेस्ट केस। इसका पूरा प्रूफ है लेकिन वो प्रूफ इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मैं इस वीडियो में ये अस्यूम करूँगा कि आपको थोड़ी बहुत टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है पहले के। इसकी वजह यह है कि मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर एक पूरी वीडियो ही खाली टाइम कम्प्लेक्सिटी पे बनाई हुई है। आप अगर मेरे चैनल पे देखो, थर्ड सेमेस्टर के अंदर लाइक ये रहा सबसे पहली जहाँ पे वीडियो जो आ रही है वीक 1 से 2, इसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में ओ माय गॉड, अभी वॉचिंग हिज ओन वीडियोस, बहुत डिटेल में मैंने सारा कुछ समझाया हुआ है कि सिग्मा नोटेशन कैसे यूज़ करते हैं, ओफ लॉग एन किस तरह से करना है वगैरह। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी की हैं। ये पूरी है ही टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर। तो मैं अस्यूम करूँगा आपको कम से कम इतने बेसिक्स आते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर सीखे थे। आई अंडरस्टैंड काफ़ी ज़्यादा लोग वाइब्स वेस्ट करते हैं, कभी भी वो सिग्मा से नहीं करते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा सिग्मा नोटेशन को सीख लो, क्योंकि ये इंतहाई एरर फ्री आंसर्स देता है आपको अगर आपको सेवली आ जाए। ये लाइक जो इंटरडिपेंडेंट लूप्स होते हैं वगैरह, जैसे ये वाला कि इनर लूप आउटर लूप पे डिपेंड कर रहा, तो उस केस के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ऑब्वियसली आप ये देख के बता सकते हो कि आपकी आई ट्रेन हो गई हुई है कि यार ये एन स्क्वायर होगा, लेकिन अगर आपको प्रूव करने को आ जाए कैसे होगा, तो एक तो टेबल वाला तरीका है, एक ये वाला तरीका है। मुझे टेबल वाले तरीके की निस्बत ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ज़्यादा मैथमेटिकली ग्राउंडेड फील आती है। और टेबल वाला मुझे कंस्ट्रक्ट कर, मुझे आई गेस यही है कि मैंने ज़्यादा प्रॉब्लम्स तरह से सॉल्व की, इसलिए मेरे लिए ज़्यादा ईजी है। लेकिन मैं ये भी अस्यूम करूँगा कि इस तरह के आप सिग्मा जो मल्टीपल हैंडल कर सकते हो, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने पहले बताया हुआ है। और ये भी अस्यूम करूँगा कि आपको ये लॉग एन वाले सवाल के अंदर भी सिग्मा नोटेशन बनानी आती है, ठीक है। आपको प्रूफ भी करना आता है कि लॉग एन क्यों है। उसके अलावा अगर आपको कहा जाए कि ये क्यों नहीं है इस कोड के लिए, राइट, लाइक ये आपके सामने कोड है, मैं क्यों बस ये नहीं लिख सकता कि मैं ऊपर लॉग एन कर दूँ, नीचे आई इक्वल्स 1 कर दूँ, अंदर वाले में यहाँ पे मैं जे इक्वल्स कहाँ से शुरू हो रहा है 1 पे, और इस वाले को मैं लॉग आई पे चला दूँ। मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि स्टेप साइज इसका प्लस प्लस नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई इक्वल्स 2 हो रहा। तो इसको किस तरह से हैंडल करना है ये भी मैंने बातें पहले की हुई हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है इसका पूरा, कि आप एक नया वेरिएबल लेट कर लेते हो कि जिसका बेसिकली इस तरह से होगा कि आप जिस वेरिएबल को मॉडल करना चाह रहे हो ना, जिसकी समेशन है, मैं बस ब्रीफली बता दूं कि मैं बार बार ये चीज़ करनी है आगे जाकर इस पूरे सेक्शन के अंदर वीडियो का। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आई की वैल्यू शुरू में इन्होंने दी हुई है कोड के अंदर अपनी 1, ठीक है, तो के की वैल्यू 1, ठीक है। अब आई की वैल्यू अगले स्टेप पे 2 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 16 हो जाएगी। लेकिन समेशन जो है ना, ये खाली इंक्रीमेंट बाय 1 करती है जो भी यहाँ पे वेरिएबल हो। अगर मैं यहाँ पे कोई के इक्वल्स समथिंग करता हूँ, के इक्वल्स 1 से अगर शुरू कर रहा हूँ, ये किसी लाइक नॉर्मल नंबर तक जा सकती है। अब मुझे पता है कि ये अप टिल 2 पावर, ये अप टिल n जाएगा, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ 2 3 4, इसको मैं अपनी आसानी के लिए 0 कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि ज़्यादा ईज़िली समझ आ जाए। 3 4, और फिर मुझे नज़र आ गया पैटर्न कि यहाँ पे log n होगा, क्योंकि ये 2 पावर ऑफ 4 है, ये 2 पावर ऑफ 3 है, ये 2 पावर ऑफ 2 है, राइट। तो इस तरह से मैं k नाम का एक वेरिएबल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ जिसका 1-to-1 रिलेशनशिप है i के साथ। तो जहाँ पे भी अब i की वैल्यू आ रही होगी ना, मैं इसकी कन्वर्जन फॉर्मूला लगाऊंगा कि मैंने कि ये 2 पावर ऑफ k होता है बेसिकली, राइट। तो अब अगर मेरे कोड में कहीं भी ये आ रहा है तो मैं 2 पावर ऑफ k लगा दूंगा। तो इसीलिए मैंने इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 2 पावर ऑफ k लगाया हुआ है। तो अगर आपको नहीं समझ आई, डिटेल में देखना चाहते हो तो देख लेना, मेरी ये असम्पशंस हैं। अब मैं एक्चुअल डेटा डा के कुछ लाता हूँ। ओके, सबसे पहले एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की थोड़ी सी रिविजन है। ये फॉर्मल डेफिनेशंस है बिग ओ, बिग ओमेगा और बिग थीटा के।
अभी मैंशनड। अच्छा, तो बिग ओमेगा के अंदर ये है कि बेसिकली कहा ये जा रहा है कि कोई भी फंक्शन जी ऑफ एन एफ ऑफ एन का बिग ओ तब होगा अगर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक एन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट सी जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू है, राइट। ये हमने बात पहले की हुई है डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, मैं इसके ऊपर इतना नहीं टाइम लगाऊंगा। बिग ओमेगा भी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, उसके अंदर बस ऑर्डर उल्टा हो गया। इसके अंदर कहा हुआ है कि हमेशा लेस देन होगा, उसके अंदर ग्रेटर देन कहा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू कहा हुआ है, इसके अंदर लेस देन इक्वल टू कहा हुआ है। फिर आ जाता है बिग थीटा, और बिग थीटा ये कहता है कि कोई दो कॉन्स्टेंट्स ऐसे होंगे जिसके लिए ये ट्रू होगा कि फंक्शन वही है जी एफ एन, एक कांस्टेंट के लिए हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा, एक कांस्टेंट के लिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो अगर इस तरह का आप कुछ कर सकते हो ना कंस्ट्रक्ट, तो फिर आप क्या नाम है, ये आपका फंक्शन जी एफ एन बिग थीटा प्रूफ हो जाता है एफ एफ एन का। तो ये किस तरह से यूज़फुल है, ये फॉर्मल डेफिनेशन ये सवाल करके आएगी। तो पास्ट पेपर्स कुछ देखते हैं। तो पास्ट पेपर्स के अंदर सबसे पहले तो कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं ना, ये तो वैसे एक्स्ट्रा लाइक स्प्रिंग 2023 के सेशनल से काफ़ी मैंने चीज़ें नहीं हैं क्योंकि वो इंटरेस्टिंग पेपर था। इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि प्रूव और डिसप्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 पावर ऑफ n + 12 इज़ O ऑफ 2 पावर ऑफ n, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर प्लस हो रही हो पावर तो आप इस तरह से बेस फिर से लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको, राइट। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कर लिया। अब देखो आप 2 पावर ऑफ 12 जो है 4096, ये एक कांस्टेंट है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, राइट। तो मुझे एक ऐसा कांस्टेंट मिल गया है जो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू भी होगा, लेस देन इक्वल टू भी होगा, क्योंकि इक्वल है, बाय डेफिनेशन इक्वल है, मैंने लिटरली इसी से निकाला है। तो इससे मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये अगर जी एफ एन हम रखें ना और ये हम कांस्टेंट रखें तो ये इसका बिग ओमेगा भी है, बिग ओ भी है और बिग थीटा भी है। तो ये इसका प्रूफ है, राइट। बहुत सिंपल था सवाल, होपफुली आपको समझ आ गए होगे। अब मैं एक्चुअल बताता हूँ कि मैंने ये क्यों इतनी बेसिक सवाल शुरू में रखा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है कि ये आपको एक फंक्शन की ना टाइम कम्प्लेक्सिटी दी हुई है कि 1000 × 2 पावर ऑफ n + 4 पावर ऑफ n, और आपसे कहा हुआ है इसकी एवरेज टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालो। अब उसके लिए आपको उन्होंने कहा है कि आप कोई फंक्शन अगर लेट करते हो ना तो आप एक n0 भी सिलेक्ट कर लो अपनी मर्ज़ी से और उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्स्टेंट्स भी बता दो जो हमने यहाँ पे देखे थे डेफिनेशन के अंदर। तो आप फॉर्मली थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा इसको। तो सबसे पहला सवाल, जी ऑफ एन को 2 पावर n होना चाहिए या 4 पावर n होना चाहिए? थोड़ा सोच लो। अगर आप सोच रहे थे कि यार वहाँ पे हमने 2 पावर n + 12 को कर दिया तो ये भी 2 पावर n ही कर लेंगे, तो वो एक गलती है। क्योंकि अगर आप 4 पावर n को लिखो ना तो आप इस तरह से लिख सकते हो 2² होल पावर ऑफ n, और जब इस तरह से पावर्स होती हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब ये n प्लस समथिंग नहीं रहा, ये 2 पावर ऑफ 2n हो गया। अभी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है उस पावर वाले वेरिएबल के साथ, तो अब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो मैं पहले दिखा देता हूँ कि अगर हम इसके अंदर जी एफ एन लेट करें क्यों गलत होगा, और उसके बाद मैं फिर 4 में करके दिखाऊँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये डेफिनेशंस क्यों ज़रूरी हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं 2 पावर ऑफ n ट्राई करता हूँ और मैं कोई रैंडम n नॉट सेलेक्ट कर दिए 50, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एफ एन का ये ग्राफ है ना कुछ इस तरह से करके यूँ करके, तो पास्ट अ सर्टेन पॉइंट n0, ठीक है, मेरा जो फंक्शन है सी जी ऑफ n वो इसको हमेशा अपर बाउंड्री करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। हाँ ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ और मैं वो कॉन्स्टेंट्स सी वगैरह निकालना चाह रहा हूँ क्योंकि इसके तो इन्फिनिट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना कि आप n0 ये वाला चूज़ कर लो तो सी डिफरेंट होएगा। तो मैं कोई एक n0 के लिए कर लेता हूँ और आपने भी एक के लिए करना, ठीक है। ये वही डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए वीडियो में बताया हुआ। तो हमने डिफाइन किया सी को सच दैट सी इंटू जी ऑफ एन इक्वल्स एफ ऑफ 9 कह रहा हूँ एफ ऑफ 50 एफ ऑफ एन, राइट। तो n0 मैंने सेलेक्ट की 50, तो मैं पहले बाउंड्री पे जाना चाह रहा हूँ। मैं पहले ना जिस तरह से लाइक डेटा स्ट्रक्चर में निकालते हैं वैसे निकालना चाह रहा हूँ। तो मैंने इन फंक्शंस की जगह उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करनी, तो यहाँ पे आ गया c इंटू 2 पावर 50, 1000 इंटू 2 पावर 50 प्लस 4 पावर 50। तो
ये इसको मैं अगर इक्वेशन को 2 पावर 50 से डिवाइड कर दूँ ना तो मेरे पास आ जाता है c इक्वल्स 1000 प्लस 2 पावर 50 और अब मेरे पास एक कांस्टेंट निकल आया, ठीक है, जिसके लिए ये ट्रू है। ये 50 के लिए ट्रू है कि मतलब 50 के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा ये। अगर मैं अपने फंक्शन, अगर ये 2 पावर ऑफ n का फंक्शन है ना ब्लू, जी एफ एन अगर हमारा 2 पावर ऑफ n है तो ये जो लाइन है इसको मैं अगर c इंटू जी पावर ऑफ n करूँ तो लाजमी है कि ये इस पॉइंट पे बराबर होंगे। इतना हमने प्रूव कर लिया। लेकिन क्या ये इसका अपर बाउंड लोअर बाउंड इसका क्या करेगा, ये हम अब देखने वाला है। तो अगर आप इसी तरह से सोचो, अब उन्होंने डेफिनेशन में क्या कहा हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि आपने कोई ऐसा सिलेक्ट कर लिया ना एन नॉट और एक कांस्टेंट सी हो गया है यहाँ पे डिसाइड, तो इसको बिग होने के लिए ज़रूरी है कि ये फॉर ऑल एन ट्रू रहे, ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है। तो होना ये चाहिए कि जो ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है, अगर ये ग्राफ नीचे से जाके ऐसे हो जाए या मतलब ऐसे करके चला जाए तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब इसको ये लोअर बाउंड कर रहा है, अपर बाउंड नहीं कर रहा, तो ये गलत सोल्यूशन होएगा। अब हम इसको ये थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। मेरा कांस्टेंट 2 पावर 50 है, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि अगर मैंने n इक्वल्स 51 के लिए यही चेक करना होता तो क्या होता। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे 51 वगैरह डालता और मुझे डिवाइड करना पड़ता 2 पावर 51 से, और यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती। तो अब जो मेरा रिक्वायर्ड कांस्टेंट है ना इस पॉइंट के लिए, 51 वाले पॉइंट के लिए, वो डिफरेंट है इससे, और वो एक्चुअली ज़्यादा होगा। वो 2 पावर 51 ऐड हो रहा है यहाँ पे, जबकि उधर 2 पावर 50 ऐड हो रहा है। नियरली 2 टाइम्स ज़्यादा आंसर आ रहा होगा इसका। तो इससे ये पता चलता है कि आपका ये वाला जो फंक्शन है ना ब्लू वाला, आपका ग्राफ इस तरह से नहीं है, आपका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि, और आपने इस पॉइंट पे ब्लू पे कर लिया और आप अस्यूम कर रहे हो कि यार मैं ऐसे करके अपर बाउंड कर लूँगा, लेकिन अपर बाउंड नहीं हो रहा, क्योंकि आप जब इस पॉइंट पे चेक करते हो ना एक डिफरेंट कांस्टेंट के साथ, तो ये इंक्रीज़ हो गया होता है, इस सी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो गई है। हमें एक बड़ा ज़्यादा सी चाहिए, इसको ज़्यादा स्टीप होना चाहिए अपने ग्राफ को, कि ये और ज़्यादा इस तरह से हो इसको अपर बाउंड करने के लिए। तो कांस्टेंट सी फिक्स्ड होना चाहिए, इसीलिए ये 2 पावर ऑफ n नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये वही बात की हुई है, फॉर्मली एक्सप्रेस की हुई है कि कोई ऐसा C1 या कोई भी ऐसा C2 एग्जिस्ट नहीं करता जो हमेशा इसको अपर बाउंड करे, क्योंकि जितनी n की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, राइट, आपकी मिनिमम रिक्वायर्ड C वैल्यू जो है, मिनिमम रिक्वायर्ड C वैल्यू जो है उसके अंदर n ही आता जाएगा और वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, वो कम नहीं हो रहा, वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आपको बेसिकली C इक्वल्स इन्फिनिटी चाहिए इसको अपर बाउंड करने के लिए। तो 2 पावर ऑफ n इसको अपर बाउंड नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यही 4 पावर n के साथ करूँ, तो अब आप अगर देखो मेरा g फंक्शन के अंदर, अब मेरा g फंक्शन चेंज हो गया, तो अब मेरी लेफ्ट साइड पे 4 पावर 50 आ गया। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा 4 पावर 50 के साथ, 2 पावर 50 की जगह, तो यहाँ पे अब डिवाइड हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि मेरी C की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 1000 डिवाइड बाई 2 पावर 50 प्लस 1 हो गई है ब्लू वाले पॉइंट के लिए, ठीक है, इस वाले पॉइंट के लिए। और अगली वैल्यूज़ के लिए C ये तो बढ़ जाएगा ना, तो C की मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि अब ये डिनोमिनेटर में है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका कि ये आपका ग्राफ होगा, यूँ होगा, ये अगर 50 था पहले आपका इस तरह से जा रहा था, तो अब ये ऐसे हमेशा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि आप आगे भी चले जाओ ना तो आपकी मिनिमम रिक्वायर्ड C वैल्यू ना कम होती जा रही है, तो आप हमेशा इससे नीचे हो गए पास दिस पॉइंट। तो होपफुली थोड़ी समझ आ गई हो। मकसद ये है कि जो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n वाली चीज़ को आपने दिमाग में रखना, ठीक है। अगर आपने एक n नॉट सेलेक्ट कर लिया तो आगे से सारों के लिए और उस फिक्स्ड कांस्टेंट के लिए होना चाहिए। तो आप ये वाली वैल्यूज़ अगर सबमिट कराते हैं ना तो आपको 0 मार्क्स मिलता है, इसीलिए आपको 4 पावर ऑफ n करना पड़ेगा। तो इसका अगर आपको इतना नहीं समझ आए फॉर्मली, तो इसका टेक अवे ये है कि अगर पावर के अंदर प्लस कुछ हो रहा हो ना तो वो सेम है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ फिर बहुत डिफरेंट हो जाता।
अब हम आगे चलते हैं। मैंने इतना फॉर्मल प्रूफ में क्यों बताया, अगर यही इसका मकसद था, उसकी ये वजह कि इससे इमीडिएटली अगला सवाल जो है ना इसी पेपर के अंदर, वो था 4 पावर ऑफ 12n इज़ ऑफ 2 पावर ऑफ n, प्रूव और डिसप्रूव दिस स्टेटमेंट। तो अभी अभी हमने इसको डिसप्रूव किया है और उसकी वजह बताई है कि कोई भी ऐसा कांस्टेंट 2 पावर ऑफ n के लिए एग्जिस्ट नहीं करता जो ये फंक्शन f 4 पावर ऑफ 12n को अपर बाउंड करे। तो ये इस तरह से होगा। तो ये वाला मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आपने इस डेफिनेशन को यूज़ करके जैसे मैंने पिछला वाला किया खुद ही कर लो। बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह से मैंने बताया कि 2 पावर ऑफ n क्यों नहीं काम करेगा, 4 पावर n करेगा। और बाय द वे आपको कोई सवाल आ जाए, आपने सिर्फ सीधा आंसर लिखना है, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा था ताकि अगला वाला पार्ट समझ आ जाए। ओके, आपने बस लिटरली सिर्फ इतना लिख देना और आपका हो जाएगा। ये इसका आंसर है। एनीवेज आगे चलते हैं। ये बड़ी बात होगी आपकी एसिम्प्टोटिक डेफिनेशंस की, लेकिन अक्सर बार आपको पता है हम टाइम परप्लेक्सिटी की जब बात कर रहे होते हैं, हम ट्रीज़ वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं, हम रेकरेंसेस सॉल्व कर रहे होते हैं, तब उसके ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, दो फंक्शंस हैं, एक रिकर्सिव फंक्शन है और दूसरा रिकर्सिव फंक्शन के अंदर बार बार कॉल हो रहा है। तो सबसे पहले हम अपडेट को देख लेते हैं, या पहले डेटा पार्टीशन ही देख लो। हाँ ओके, तो सबसे पहले मैं पहली लाइन पढ़ता हूँ। यहाँ पे ना आपके पास उन्होंने कहा हुआ है अस्यूम दैट लेफ्ट एंड राइट वर इनिशियली पॉइंटिंग द फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरिया। ठीक है, तो लेफ्ट 0 है, राइट n-1 हो गया, राइट। तो ये राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 हो गया n। तो इन्होंने k को असाइन किया हुआ है 2 इंटू n/7। ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया अपने लिए, ये मैंने कुछ नोट कर लिया कि अच्छा ये लाइन ये कर रही है। मैंने ये इसलिए नोट किया क्योंकि आगे जाके मेरे रिकरेंसेस के अंदर ना के यूज़ हो रहा है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। बेसिकली डेटा पार्टीशन का जो फंक्शन है ना, ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है, रिकर्जन है। तो इसीलिए मैं इसको लिख दूंगा टी की टर्म्स में, कि मतलब जितना एक इंस्टेंस में टाइम लगता है ना उतना ही लेगा, लेकिन इस बार n की वैल्यू ये हो जाएगी। और मैंने 2n/7 कैसे लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि पहली वैल्यू से लेके k के लिए चल रहा है और k की वैल्यू मुझे पहले की पता। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये हो रहा है कि फिर बकाया के लिए चल रहा है, तो मैंने इसलिए n-2n/7 कर दिया, या फिर 5n/7। सही है। अब अगला पार्ट है कि अपडेट का एक फंक्शन कॉल हो रहा है, तो अब हमें वो देखना पड़ेगा कि उसकी कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और नीचे एंड पे बस एक कांस्टेंट टाइम वाली चीज़ लिखी हुई है। और ये सारा कुछ जो है ये कब तक जाएगा, बेस केस क्या है, वो ये है कि लेफ़्ट लेस देन राइट नहीं हो जाता। तो ये दिमाग में रखते हैं, आगे चलते हैं। तो हाँ हाँ, राइट साइड पे कोड आप देख लो। राइट साइड पे अपडेट का कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है i इक्वल्स लेफ़्ट। तो ये शुरू हो रहा है लेफ़्ट वाली वैल्यू से। ओ भाई ठीक है, तो अभी अस्यूम करते हैं कि अपडेट की पहली वाली कॉल गई है जिसके अंदर पूरी अरे ही पास हो रही है। तो ये बेसिकली 0 से n तक चल रहा है। तो i इक्वल 0 हो गया और यहाँ पे आके फॉर i इक्वल्स लेफ्ट, i लेस देन इक्वल राइट और मल्टीप्लाई इक्वल्स 2। तो अब एक गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ ये होती है कि अगर ये 0 है ना i, तो मल्टीप्लाई इक्वल्स 2 जितनी बार भी कर लो ये तो हमेशा ही चलता रहेगा, कभी भी ये राइट से ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं अगर ये पेपर अटैम्प्ट कर रहा होता ना, मैं इस तरह से लिख देता कि हमें अस्यूम करनी पड़ेगी 1 बेस्ड इंडेक्सिंग एज अपोज टू 0 बेस्ड इंडेक्सिंग। हमें अस्यूम करना पड़ेगा कि लेफ्ट की वैल्यू मिनिमम 1 है, 0 नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे ना तो टी अपडेट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन्फिनिटी हो जाती है, फिर सारे एक्सप्रेशन की इन्फिनिटी हो जाती है। अब हो सकता है कि वो यही चाह रहे हो आंसर, हो सकता है कि उनसे गलती होगी और वो कुछ और चाह रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से क्लैरिफाई करके लिख दो ना कि एक्चुअली इन्फिनिटी होगी, लेकिन अस्यूमिंग आप इन्फिनिटी नहीं इंटेंड कर रहे थे, तो मैं 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के साथ सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर हम इसी को 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के साथ सॉल्व करें इस पूरे डबल लूप को, तो मैं सिग्मा नोटेशन में इस तरह से लिख सकता हूँ। और ये वही वाली बात है जो मैं शुरू में बता रहा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह जो पिछली जो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर मैंने बात की थी। तो i इक्वल 0 से log n चल रहा है बाहर वाला लूप। अब स्टेप साइज चेंज हो गया हुआ है, इसलिए मुझे जहाँ पे भी i था उसकी जगह 2 पावर i लिखना पड़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिग्मा का। तो इस तरह से हो रहा, और मैं फिर इसको मज़ीद सॉल्व कर लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल थीटा n है। तो अपडेट की मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब पता चल गई है। अब मैं इधर आता हूँ, मेरी ये रेफरेंस है फिर 1 प्लस टी 2n/7 प्लस टी n माइनस 2n पावर कह रहा हूँ बाय 7 प्लस n प्लस 1, इतना हो गया।
अब मैं वन वाली टर्म्स को इग्नोर करूँगा क्योंकि एन ओवरशैडो कर जाएगी उसको, तो ये हमारी रेकरेंस आ जाती है इतनी। अब इस रेकरेंस को अगर हमने सॉल्व करना हो ना तो एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ही आती है कि मैं ट्री मेथड से इस तरह से बना ले तो समझ आ रही है मुझे कुछ के इस वाले पॉइंट के ऊपर टी ऑफ एन की कॉस्ट एन होएगी, लेकिन एन की वैल्यू अब 2n/7 है, इसलिए इसकी कॉस्ट 2/7n हो जाएगी, इसकी 5/7n हो जाएगी। इनको ऐड करोगे तो आपको n मिल जाएगी। तो आपको पता चल गया कि हर लेवल पे कॉस्ट n होएगी। लेकिन ये ट्री यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। ये ट्री एक साइड से ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, एक साइड से थोड़ा लेट ख़त्म होगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2/7 होल स्क्वायर n हो रहा है और यहाँ पे 5/7 होल स्क्वायर n हो रहा है। अब आप खुद बताओ, मैं n को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, और दोनों साइडों पे डिवाइड उसी नंबर से कर रहा हूँ, लेकिन लेफ्ट वाली साइड के ऊपर मैं एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पहले कौन सी वाली ब्रांच ख़त्म होगी? तो जाहिर सी बात है आपका ट्री कुछ इस तरह से हो जाएगा कि इधर जाके कोई 2/7 k के ऊपर ये आगे जाना बंद हो जाएगा, जबकि नीचे यहाँ पे चलता जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे भी शायद ख़त्म हो जाए, फिर आप यहाँ पे चलता जाएगा, और इधर राइट मोस्ट ब्रांच जो है वो कभी और ही आगे तक चलती जाएगी। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये मसला है। ठीक है, तो मैं मुझे शायद अच्छा ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही लेट्स से, ठीक है, कि क्या करना है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो ब्रांच बाद में जाके ख़त्म हो रही है ना 5/7 n वाली, ये सबसे एंड पे जाके ख़त्म होएगी, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा बड़े न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, और ये किसी k तक चल रहा है। आप ना इग्नोर करो सारा कुछ, आप इसको डिफ़ाइन करने दो ट्री की हाइट। आप इस तरह से निकाल लो कि आपकी ट्री की हाइट हो जाएगी log बेस 5/7 n। ठीक है, आपको इतना पता चल गया, और आप अस्यूम कर लो कि सारा ट्री पॉपुलेटेड है। चाहे इन रियलिटी वो इस तरह से यहाँ पे कुछ जगहें खाली होंगी, यहाँ पे ये वाला हिस्सा सारा खाली होगा। आप अस्यूम ऐसे करो जैसे ये सारे एग्जिस्ट करते हैं और इनके अंदर सही सही वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। यहाँ पे 2/7 पड़ा हुआ है और ओवरऑल कॉस्ट आपकी n ही आ रही है। ये सबसे आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है इस तरह के सवालों के लिए जिसके अंदर आपको इनकम्प्लीट ट्री मिल रहा है। तो आप इसको सिंपली इस तरह से करोगे ना, आपका ऑफ n log n जो निकलेगा ना वो बिल्कुल सही आंसर निकलेगा। अब आप सोच रहे होगे यार लेकिन ये बात तो गलत है ना, कि अगर मैं ये इसका मुझसे पूछा जाए कि चलो ठीक है मुझे बेस्ट केस निकाल के दो या लाइक लोअर बाउंड निकाल के दो, तो मैं n log n निकाल के दे दूंगा, तो एंड पे ये जो सारे एक्स्ट्रा मैंने इग्नोर किए हैं और मैंने बिना वजह के डाल दी जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, लेकिन मैंने फिर भी कॉस्ट के अंदर उनको n करके गिना हुआ है, तो इसकी सेंस नहीं बनती, राइट। अगर आप इस चीज़ के बारे में क्यूरियस हो, सिर्फ और सिर्फ अगला हिस्सा सिर्फ तब सुनो, वरना ये वाला हिस्सा स्किप कर देना। ये एक्स्ट्रा एक थ्योरम है जिसका नाम है एक्रा-बेजी थ्योरम। ठीक है, तो ये जो दो ऑथर्स थे इन्होंने एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला निकाला है जिससे आप इस तरह की रेकरेंसेस सॉल्व कर सकते हो, और उसके अंदर एक स्पेशल केस ऐसा होता है जब उनकी पी वैल्यू उन्होंने डिसाइड की हुई है कि वो डिफाइन करेगी कि कितनी पावर होएगी, वो जो है ना 1 हो जाए ना, तो फिर ये आप बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली n log n नहीं आता इस तरह से। मतलब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो आप ये देख सकते हो उसके बारे में फर्दर रीडिंग के लिए आई गेस। लेकिन जो रेलेवेंट टेक अवे है ना आपका वो ये है, जो सारी रेकरेंसेस हो रही है ना आपके इस वाले के अंदर, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। आप देखो 2n/7 प्लस 5n/7 एक्चुअली 7n/7 और ये n है। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेशन ये कहती है कि अगर कभी भी इस तरह से आपकी रेकरेंसेस हो ना, तो आप अस्यूम कर सकते हो कि इन दोनों की कंबाइंड कॉस्ट जो होगी ना इवैल्यूएट करने पे, वो ये होगी जितनी आगे आ रही है, जितनी इस चीज़ की है, जितनी एक नॉर्मल इटरेशन की है एट द टॉप लेवल। तो आप फिर अस्यूम कर लोगे कि ये n है इसकी टाइम, मतलब एक सेकेंड, n नहीं है वैसे, n log n है हाइट वगैरह, लेकिन ये उसके पीछे की थोड़ी सी थ्योरी है। लेकिन वही वाली बात, दिस इज़ कम्प्लीटली एक्स्ट्रा शिट, कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा एक्रा-बेजी थ्योरम के बारे में, तो आपको मास्टर थ्योरम भी नहीं पढ़ाया हुआ। तो
आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जब भी इस तरह से हो ना कि डिफरेंट ब्रांचेस जा रही हैं और एंड पे जाके कन्फ्यूजन हो रही है, आपने सिर्फ और सिर्फ वो वाली ब्रांच को कंसिडर करना है हाइट के लिए जो सबसे एंड पे जाके ख़त्म होएगी। और आपने एंड पे सोचना नहीं है कि हाय यार यहाँ पे एक्चुअली कॉस्ट जाके कम होना शुरू हो जाएगी पास्ट अ सर्टेन पॉइंट, जब ये 2 पावर 7 एक्सपायर हो जाएगा, अब यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ से अब नीचे बनना ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे अगर n था ना तो अब ये n से कोई छोटी वैल्यू होएगी। आप कह बिल्कुल सही रहे हो क्या, लेकिन आपने अस्यूम ये करना है क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली वही आंसर आता है फिर, और आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और आपको पेपर में जब भी इस तरह के दो डिफरेंट किस्म के मिलेंगे ना, हमेशा वो एड अप टू एन करेंगे। तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ये स्प्रिंग 2024 का फाइनल एग्ज़ाम है। इसके अंदर जो रेकरेंस आ रही है ना हमारे पास, वो आ रही है T(n)/4 2 बार और T(n)/2, और ये कोई कांस्टेंट टाइम ले रही है। तो इसके लिए अगर मैंने करना हो ना तो मैंने फिर से स्लोएस्ट ब्रांच पकड़नी है, क्योंकि अभी भी देखो ना n/4 × 2 प्लस n/2, ये क्या होता है, ये n होता है। तो मैं ये अप्रॉक्सीमेशन लगा सकता हूँ, ये जो मैं एक्राबाजी वाली बात कर रहा था, तो इससे मुझे ये पता चलता है 1n राइट। तो इस केस के अंदर मैं ये करूँगा कि मैं जब ट्री बना रहा हूँ मैं कंफ्यूज नहीं हूँगा कि हाय यहाँ पे n/2 पे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, n/4 वाला जो है, उल्टा बोल दिया, n/4 वाला जो है वो जल्दी ख़त्म होएगा, और उसके बाद नीचे यहाँ पे फिर कॉस्ट इस वक्त खाली 1 होएगी, इस वक्त कोई शायद 3 हो जाए, यहाँ पे जाके कोई 7 हो जाए, कोई पैटर्न ही नहीं मिल रहा, जबकि यहाँ पे बड़ा नीट पैटर्न था इधर तक। तो नीचे वाला हिस्सा कैसे करना, आपने इसके बारे में नहीं सोचना। आपने देखना कि ओह हाइट इतनी है, ये log n हो गया, ठीक है, और आपने बस इसकी जो इस लेवल पे कॉस्ट की अप्रॉक्सीमेशन आ रही थी ना इन टर्म्स ऑफ के, आपने उससे समेशन बना लेनी है। इसी तरह से आपने इस वाले में करना है। ये जो ऊपर एक और सवाल दिया हुआ 2023 के सेशनल के अंदर n/5 और 4n/5 वाला, ठीक है। उसके बाद एक और मैं अब कर देता हूँ जिसके अंदर अगर आपको ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन हो रही है ना, इसका ये मतलब है कि आपको आपके फंडामेंटल प्रैक्टिस ही कम है। शायद मुझे ये सवाल पहले डालना चाहिए था, लेकिन अब मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं नई वीडियो फिर से रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन शुरू में आपके पास n था, ये मैं अब ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। ये 25 ब्रांचेस बना रहे हैं हर स्टेप के ऊपर, ठीक है, और इसकी कॉस्ट एट 1 स्टेप यहाँ पे इन्होंने बताई हुई n² है। ये कोई 25 ब्रांचेस बना रहा है और हर किसी के अंदर ये n/5 वैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ सॉल्व, हाँ मैंने किया हुआ, मुझे करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा देखो, इस तरह से 25 और बन जाएंगे, और इसकी तो कॉस्ट मुझे पता है कि n की n² है, लेकिन जब मैं इस वाले स्टेप पे आऊँगा ना कॉस्ट बदल जाएगी, क्योंकि अब T(n) नहीं यहाँ पे वैल्यूएट कर रहे हो, T(n/5) पे वैल्यूएट कर रहे हो, तो यहाँ पे भी n/5 आ जाएगा, तो ये n/5 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 है टोटल, तो आप 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये टोटल कॉस्ट बन जाएगी इस लेवल की। और जब आप इसको इवैल्यूएट करते हो आपको पता चलता है एक्चुअली n² ही है। तो हर लेवल के ऊपर इस रेफरेंस के अंदर n² कॉस्ट है। उसके बाद आप नीचे जाओगे, आपको पता चलेगा कि इसकी हाइट जो है ट्री की वो log बेस 5n है, ठीक है। आप log n इंटू n² करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये n² log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रखता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो असल में तो आपको इसी तरह के सवालों की प्रैक्टिस करवाई होगी, लेकिन ये जब भी ये इनकम्प्लीट ट्री वाला जो शेनानिगन्स करते हैं ना, उसके अंदर ये आपने अप्रॉक्सीमेशन लगा देने हैं। तो अगेन सॉरी, मुझे ये वाला पहले डालना चाहिए था क्योंकि वरना कन्फ्यूजन हो गई होगी, लेकिन मेरे पास टाइम कम है और मैंने इसके बाद CN की स्लाइड्स बनानी है ताकि CN की वीडियो जल्दी आ जाए। ओके, आगे असाइनमेंट क्वेश्चन, ये मैं एक और बस कॉस्ट ही दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपने ये वाली चीज़ देखी ना, ये थोड़ी सी न्यूआंस देखी है कि इस स्टेप के ऊपर जब आप टाइम लाइक कॉस्ट निकाल रहे होगे वो इन टर्म्स ऑफ n/5 होएगी, तो यहाँ पे n/5 डाल दो, तो ये वाली वैल्यू जो प्लस के बाद है वो वाली मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो इस तरह से स्क्वायर रूट n भी हो सकता है, और ये दिखने में लग रहा है कि चलो ठीक है यार होगी कोई log n, कोई स्क्वायर रूट n इंटू log n होगी, लेकिन ये एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता। ओ भाई नाइस, सदका दीजिए टाइप शर्ट। एनीवेज दिस शिट पिसेस मी ऑफ। ओके, मैं पॉज करूँ जब तक कि चला नहीं जाता। अपेरेंटली इसका जाने का दिल नहीं कर रहा है एंड आई एम गेटिंग ट्रिगर्ड एज फक, बट वी मूव। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास जो रेफरेंस है इसके अंदर ना बार बार वो डिवाइड बाय 2 होती जा रही है। दिस ट्री की क्या हाइट होएगी, राइट, log n होगी, वी नो दिस।
तो हर स्टेप पे कॉस्ट लेकिन चेंज होती जा रही है अगर आप गौर से देखो। तो मैंने एक जनरल इस तरह से पैटर्न देख के निकाल दिया, और अब मेरे सामने यूँ आ गया कि मैंने हाइट निकाल ली है इस पॉइंट पे और मुझे कॉस्ट पता चल गई है। तो मैं इसको सिग्मा नोटेशन में लिखूँगा क्योंकि मुझे एक ही चीज़ आती है ज़िंदगी में, राइट। तो मैं इसको लॉग एन के लिए चलाऊँगा क्योंकि हाइट इतनी है। हर लेवल के लिए मुझे कॉस्ट पता है, ये इस फॉर्मूले से निकल रही है, ठीक है। अब मैं ये करूँगा कि स्क्वायर रूट एन जो है ना वो एक कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, के वेरिएबल है जो लूप के अंदर चेंज होता जा रहा है ये समेशन के अंदर। स्क्वायर रूट एन तो एक कांस्टेंट है, तो स्क्वायर रूट एन मैं बाहर निकाल दूंगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। अब ये जो अब आप देख रहे हो ना, ये एक जियोमेट्रिक सीरीज फॉर्म हो रही है जिसके अंदर एक कॉमन रेशियो होती है और वो पावर से हो रही होती है, ठीक है। तो मैंने उसको एक्सपैंड कर दिया तो मेरे पास इस तरह से कुछ आ गया, 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होल लॉग एन, होल पावर लॉग एन, ठीक है। उसके बाद अब मैंने इसी को सिंप्लीफाई करके लिख दिया 2 पावर ऑफ -1/2, क्योंकि आप स्क्वायर रूट को 1/2 की पावर कह सकते हो और ये नीचे डिनोमिनेटर था इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। अब मैं ये करूँगा कि लॉग का रूल होता है, अच्छा सबसे पहले तो ये ब्रैकेट्स के अंदर पावर्स है ना, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इस तरह से मेरे पास 2 पावर ऑफ -1/2 लॉग एन आ गया। अब लॉग का रूल होता है कि मैं इस तरह से स्विच कर सकता हूँ, राइट, कि अंदर क्या है बाहर क्या है। और उससे पहले मैंने थोड़ा सा ही कॉन्वोल्यूटेड तरीके से किया है, इतना नहीं आपको करना चाहिए, बट लाइक चलो मैं करके दिखा देता हूँ। मैं इवेल्यूएट करना चाह रहा हूँ 2 पावर ऑफ -1/2 लॉग ऑफ एन, ठीक है। अब मैं अभी अपनी ज़िंदगी के लिए ना मैं माइनस बाहर ही रखता हूँ, लेकिन आपको पता होगा कि लॉग के अंदर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो इस तरह से हम कर सकते हैं कि n पावर ऑफ 1/2, और आप पावर बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा, तो ये इसके बराबर हो गया। तो 2 पावर ऑफ माइनस लॉग स्क्वायर रूट एन, ठीक है। अब ये माइनस था, मैं अपनी ज़रा आसानी के लिए इसको माइनस ख़त्म करने के लिए बस डिनोमिनेटर में ऐसे करके लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये लॉग स्क्वायर रूट एन हो गया। अब वैसे तो इसकी बेस ही सेम है, ठीक है, तो इसलिए सीधा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर ना भी होती, लेट्स से 3 होती, तब एक रूल होता है, वो ये होता है कि आप बस स्वैप कर सकते हो। तो स्क्वायर रूट एन लॉग बेस जो भी है इस तरह से, और ऑब्वियसली ये एक्सप्रेस करोगे तो ये एक्चुअली इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाता है 1 बाय स्क्वायर रूट एन, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये 1 बाय स्क्वायर रूट एन बन गया। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो बाहर हमने वैल्यू शुरू में डाल दी हुई थी स्क्वायर रूट एन से, तो मैंने 2 इसलिए किया हुआ क्योंकि यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा था, डजेंट मैटर, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट एन वाली टर्म इसको कैंसिल कर जाएगी, तो एंड पे आपके पास ये टाइम कम्प्लेक्सिटी निकलेगी जो कि ऑफ स्क्वायर रूट एन है। तो जो चीज़ दिखने में लग रही होती है ना कि यार शायद लॉग एन स्क्वायर रूट एन है, ज़रूरी नहीं है कि लॉग एन स्क्वायर रूट एन है, तो आपको इवेल्यूएट करना पड़ेगा, आपको थोड़े से लॉग के रूल्स पता होने चाहिए। उसके बाद ये एक और कॉमन किस्म की प्रॉब्लम है जिसके अंदर दी खाली एक ही किस्म की, जो आपको ट्री हमेशा कंप्लीट ही मिलेगा, लेकिन आंसर्स थोड़े अनएक्सपेक्टेड होंगे। मतलब मैं इन इक्वेशंस को देखता हूँ ना, सबसे पहले मेरी इंस्टिट्यूट कहती है ओ n/3 हो रहा होगा, कोई लॉग एन हाइट बन जाएगी और हर स्टेप के ऊपर एन स्क्वायर है, एन लाइन जो मर्जी होता रहे मल्टीप्लाई, फ़र्क नहीं पड़ता, हर किसी की एन स्क्वायर लॉग एन होएगी, लेकिन ऐसे नहीं है। अच्छा, ये इन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ कि आप मास्टर्स थ्योरम से करोगे, लेकिन आप मास्टर्स थ्योरम नहीं भी पढ़ाया हुआ तो भी कर सकते हो ये ट्री मेथड के साथ, तो हम ट्री के साथ ही करेंगे। तो अब इसका मैं ट्री बना लेता हूँ, ठीक है। n/3 और ये जितने भी लेवल्स उन्होंने कहे हुए हैं, पहले मैं खाली पहले वाले पार्ट के लिए कर रहा हूँ, बकाया सारे आप खुद कर लेना, एक कर लूँगा, सारे एक ही तरह से हो रहे हैं। तो ये हो गया, इसके अंदर 8 ब्रांचेस निकलनी है हर n से, तो प्रिटेंड कि ये 3 की जगह 5 के 8 बनाई हुई है मैंने ब्रांचेस, और एक सिंगल नोड के ऊपर n स्क्वायर कॉस्ट है, तो यहाँ पे इसकी हो जाएगी n/3 होल स्क्वायर कॉस्ट, इसकी भी n/3 होल स्क्वायर कॉस्ट, और ये 8 थे तो इसलिए मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से मैं अगले लेवल पे जाऊँगा, तो अब 8 जो चीज़ें थी वो मज़ीद 8 में डिवाइड हो गई, तो ये 8 × 8 हो गया, और आपका अब डिनोमिनेटर भी चेंज हो गया, तो ये 3 पावर 3 स्क्वायर हो गया। इसी तरह से मैं अगर इसी को कंटिन्यू करता जाऊँ
तो अगले लेवल के ऊपर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 8 पावर ऑफ 3 और n बाय 3 पावर ऑफ 3 और ये यूँ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ना 3 जो है डिनोमिनेटर वो उसकी पावर बढ़ती जा रही है और ये होना स्क्वायर ही है, तो इतना तो समझ आ गया। और हर जो चीज़ आपके पास जितनी पहले थी ना वो 8 से मल्टीप्लाई होती जा रही है, क्योंकि 8 में डिवाइड होती जा रही है हर चीज़, 8 ब्रांचेस में 8, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाला है। अब अगर आप इसको गौर से देखो ना तो आपके पास कुछ आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। आप इसको स्क्वायर से निकाल दो, राइट। आप आई गेस इस तरह से कर लो। मैं अगर 3 की जगह पे आई लिख दूँ, ठीक है, 2 बाय 3, 2 तो नहीं था, n था खाली, n बाय 3 पावर ऑफ i होल स्क्वायर। तो मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता कि 8 पावर ऑफ i 3 पावर ऑफ i का स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर, और अगर वो ब्रैकेट्स में हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसलिए 2i हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये, या फिर मैं इसके अंदर सीधा सीधा अपनी आसानी के लिए 2 पावर ऑफ i इस तरह से स्वैप भी कर सकता हूँ। तो ये 8 बाय 3 स्क्वायर पावर ऑफ i n स्क्वायर, तो ये हमें मिल गई कॉमन रेशियो। तो ये जियोमेट्रिक सीरीज़ फॉर्म कर लेगी एक। मैंने n स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट था मैंने बाहर निकाल दिया इससे, सिग्मा से, ये लेफ़्ट साइड पे आ गया। और उसके बाद मैंने इस सीरीज़ को, जो इतना हिस्सा, इसको एवेल्यूएट किया यूजिंग जियोमेट्रिक सीरीज़ वाला फार्मूला। तो जियोमेट्रिक सीरीज़ आप इस तरह से एवेल्यूएट करते हो। अब आपके पास फिर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गई यहाँ पर कि इसको किस तरह से एवेल्यूएट करना। तो आप 8 बाई 3 स्क्वायर को 8 बाई 9 लिख सकते हो, ठीक है, और आप इस तरह से कर दोगे। अब मैंने जो रूल पहले बताया था कि लॉग की जो मर्जी बेस हो, आप उसके ये जो बेस है और जो लॉग के अंदर लिखा हुआ है उसको स्वैप कर सकते हो। तो वो स्वैप कर दिया हमने। उसके बाद लॉग का एक रूल है कि अगर जो दरमियान वाली जिसका लॉग लिया जा रहा है वो डिवाइड हो रहा है, तो आप उसको इस तरह से माइनस करके भी लिख सकते हो। तो मैंने उस तरह से कर दिया। अब ये लॉग बेस 3 था और ये 9 है, जो कि होता है 3 स्क्वायर। तो ये आप एवेल्यूएट करोगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1.9 आ जाएगा। तो आपके पास फाइनली जो आंसर आता है ना वो आ जाता है n पावर ऑफ -0.1। अब आप ये चीज़ यहाँ पे पुट कर दोगे और आप देखोगे कि हाईएस्ट पावर n की कहाँ पे आ रही है। तो आप जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, n पावर -0.1 से करोगे तो n पावर ऑफ 1.9 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर निकलता है वो होगा O ऑफ n स्क्वायर। तो ये इस तरह से यहाँ पे n स्क्वायर आया। बकाया सारे भी इसी तरह से आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। ये पास पेपर का ही सवाल है, फाइनल एग्जाम में आया है स्प्रिंग 2023 के, तो देख लो इस तरह से सॉल्व करना है। हाँ, ये बस वही करके दिखा दिया मैंने आगे। अच्छा, ये सारे बेसिक हैं, एक ही तरह के हैं, इसलिए मैं टाइम नहीं मज़ीद लगा रहा, आपने देखना देख लो। ये वाला भी बस लाइक उन्होंने कहा था कि इसकी बस रेकरेंस लिखनी है, सॉल्व भी नहीं करने का, बस लिखनी है। तो इतना मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। देखो, एक तो ये बेस केस है ना, इसको छोड़ दो। इसके अंदर हमेशा एक तो हो रही है। अच्छा देखो, आपके पास उन्होंने कहा कि सबसे पहली कॉल जा रही है 1 से n तक और ये एल्गो आई जे है, ठीक है। तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू n। तो सबसे पहले आप अपने आप को ही कॉल करो i प्लस j बाई 2 के लिए, तो ये आपको दे देगा हाफ। तो यहाँ पे ये इसलिए Tn/2 आ गया, एक इसका मार्क मिल गया आपको, नाइस यार। उसके बाद यहाँ पे एक लूप चल रहा है और वो चल रहा है n/2 से लेके n तक, ठीक है, और वो बार बार प्लस हो रहा है। तो आप इसको n/2 से लेके n तक भी चला सकते हो, आप इसको 1 से लेके n/2 तक भी चला सकते हो, दोनों आंसर्स एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आपने t ऑफ m कर दिया। अब उन्होंने यहाँ पे 1 इसलिए किया क्योंकि ये एक्चुअली उसने कहा कि मैं हंसी मारता हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड ना लिखना पड़े, उसने उसके लिहाज से समेशन बनाई है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो ये क्या कर रहा है, k की करंट वैल्यू से लेके एंड तक चल रहा है। तो ये मैक्सिमम चलेगा मिड से लेके एंड तक, मिनिमम चलेगा आखिरी एलिमेंट के लिए। तो इस तरह से आप ये थोड़ा सा रीज़न आउट कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है ये। तो ये समेशन वाली चीज़ें आपको थोड़ी सी आनी चाहिए। अच्छा जी,
अब ये बड़ी हमने बात कर ली रिकर्सिव एल्गोरिदम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, अब थोड़ी सी एक इटरेटिव प्रॉब्लम पे भी आ जाते हैं। ये जी सेक्शन का क्विज था, ठीक है। इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारा सही किया था, लेकिन एक गलती की थी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप इसकी नॉर्मल जिस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिग्मा नोटेशन में लिखते होते हैं ना, आप लिखो तो कुछ इस तरह से बनता है, राइट। अब मैं वैसे गलती यहीं पे है, लेकिन मैं जब रेलेवेंट होगी तब आगे बताऊंगा। आप देख लो, थोड़ा इंस्पेक्ट कर लो कि मैंने कैसे किया होगा, अगर आपने करना होता कैसे करता। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वाइब्स वेस्ट किए, उनका गलत हुआ। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इनर मोस्ट इंटीग्रल सॉल्व कर लिया। अब 2k जो है, ठीक है, ये एक्चुअली प्रोग्राम के अंदर k है, मैंने सब्स्टिट्यूशन की हुई है, ठीक है। तो k की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, j है, और j की लार्जेस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल, log n है। तो इस एक्सप्रेशन में डोमिनेंट कौन सी टर्म है, log n ना, क्योंकि ये तो हो सकता है log n हो, लेकिन यूजुअली कम ही होएगी। तो मैं इस सारे हिस्से को एवेल्यूएट करने की जगह मैं सीधा इसको ही कर लूँ, क्योंकि एसिम्प्टोटिकली डोमिनेंट यही चीज़ होगी। तो मैं इसको इग्नोर भी कर सकता हूँ कैजुअली। मुझे समेशन सॉल्व करते हुए सारा नहीं सॉल्व करने की ज़रूरत, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट हिस्से सॉल्व करूँगा। तो मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया और मैंने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली इसकी बराबर होगा, क्योंकि मैं तो बस ओ में मैं उसके ऑर्डर में के साथ कंसर्न हूँ, मैं टी के साथ कंसर्न नहीं होता। तो अब इसी को log n कांस्टेंट था, इसलिए मैंने बाहर निकाल दिया लेफ्ट साइड पे लेकर, और अब ये इनर मोस्ट लूप मैंने फिर से एवेल्यूएट किया, तो ये j/2 आ गया मेरे पास। अब ये 1/2 फिर से कांस्टेंट मैंने फिर से बाहर निकाल दिया, तो आपके पास कुछ इस तरह से आता है। और अब ये जो सारे जो लूप्स हैं ना, जो समेशंस हैं, वो आपके लूप्स के साथ इस तरह से रिलेटेड है कि अब ये वाले 2 लूप रह गए हैं सॉल्व करने के लिए। अब अगर आप गौर करो ना, तो j जो है ना, वो i से शुरू हो रहा है और log n तक चल रहा है, और i की वैल्यू 0 से n तक चल रही है। अब आप खुद बताओ, अगर i की वैल्यू लेट्स से हम n की वैल्यू पुट कर लेते हैं 100, ठीक है, तो j वाला लूप कितनी बार चलेगा, log 100, जो कि होता है 10 नहीं सॉरी 2, ठीक है। 2 भी नहीं होता, हाँ 2 ही होता, हाँ 2 होता, ठीक है। तो इनर लूप 2 बार चल रहा है, और हर बार 2 बार चलेगा, ठीक है, लेकिन ये शुरू आई से हो रहा था। तो हर बार 2 नहीं चलेगा, सॉरी। तो अच्छा देखो, अगर मैं आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ लेट्स से 1, ठीक है, तो ये 1 से लेके log n चल जाएगा, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आई की वैल्यू log n से ज़्यादा हो गई ना, वो j इनिशियलाइज करेगा और ये लूप की कंडीशन साथ ही ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि आई तो n तक चल रहा है, हाँ, लेकिन उसके अंदर की चीज़ें नहीं चल रही। उसके अंदर की चीज़ें इस लूप के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर ये लूप की कंडीशन जल्दी ब्रेक हो जाए ना, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि n तक चल रहा है, ये बस बिना वजह का कुछ भी नहीं करेगा। तो इन रियलिटी अगर हम log n की वैल्यू 100 लेते हैं, तो ये जैसे ही i की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो जाएगी ना, अंदर वाले सारे लूप कभी चलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये वाली कंडीशन ही ब्रेक हो गई है। तो बस इसी को चलाता रहेगा n बार, एंड दैट्स इट। तो इसको अगर मैं समेशन में ठीक करके लिखना हो ना, तो इस तरह से होगा कि मैं बस n तक चलाने की जगह इसको भी log n तक चला, क्योंकि रेलेवेंट हिस्सा वही है। अंदर वाले सारे लूप्स जो हैं ये वाले, ये सिर्फ तब चलेंगे जब तक i की वैल्यू log n से कम है। तो मैं अगर इसके अंदर n डाल दूँ ना, तो मुझे गलत आंसर मिलेगा। तो मैंने ये गलती की थी अपने क्विज़ के अंदर। तो उसके अंदर फिर आप इसको रिजॉल्व कर लोगे, बेसिक से सवाल है, आगे से आपको अगर समेशन आती हैं तो उसी तरह से हो जाएगा। तो ये एंड पे आपको ऑफ log पावर ऑफ n मिल जाएगा, सही है। अब एक मैं बात वैसे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रियलाइज़ करता हूँ कि ये जो मैंने सारी समेशन वाली शिट की है, सब्स्टिट्यूशन क्या क्या की है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत मुश्किल लगती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें से आपके लिए यूज़फुल क्या है अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो। सबसे पहली बात, ये रट लो, ये मुफ्त के मास है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको आ जाएगी समझ अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाओगे। ये लाइक 1 घंटे में समझ, 1 घंटे भी नहीं, आधे घंटे में समझ आ जाएगी। तो ये वाले सवाल आप सॉल्व कर सकते हो ईजिली, इवन विदाउट एनी सिग्मा शर्ट। उसके बाद टाइम कम्प्लेक्सिटी में आओ। इसके अंदर जो मैंने सारी इतना लाइक बकवास किया है, एक्राबाजी थ्योरम वगैरह के बारे में भूल जाओ। आपको बस ये बताना चाहिए कि ठीक है, बस ब्रेन डेड होके जो सबसे एंड पे ब्रांच खत्म हो रही है वो हाइट डिसाइड करेगी,
और जो मैंने इस वक्त मैंने कॉस्ट निकाल दी ना, उससे मैंने बस मल्टीप्लाई कर देना और ये मेरा आंसर आ जाएगा। भूल जो सारी थ्योरी पीछे की कि एक्चुअली ये होगा ये होगा। ये सिर्फ मैं अपने दोस्तों के लिए कह रहा हूँ जो फ्रीज हो जाते हैं पेपर के अंदर अगर उसको सारी डिटेल ना पता हो तो। ठीक हो गया। उसके हर किसी का दिमाग डिफरेंट होता है। लाइक आपके लिए इस तरह से अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली हो रहा है, आप प्रॉबेबली मेरे से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे क्योंकि आप टाइम पे प्रॉब्लम कर पाओगे और मैं ओवर थिंक करता जाऊँगा। तो इसी तरह से ये वाला है, इसके अंदर भी लिटरली वही क्वेश्चन हुआ है कि आपने टी ऑफ एन बाई टू प्लस टी ऑफ एन 2t n बाई 4 प्लस 1 को सॉल्व करना है। तो आप इसका ट्री बनाओगे, n बाई 2 वाली ब्रांच सबसे ज़्यादा होगी, कॉस्ट निकालोगे, हर स्टेप पे n है एंड हर स्टेप पे n नहीं होगी, उसमें होगी, उसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, उसके अंदर हो जाएगी 3 होगी, हाँ 3 होगी, 3 पावर ऑफ के। तो फिर वो जियोमेट्रिक सीरीज से सॉल्व हो जाएगा, राइट, एट्सेट्रा टाइप शट। अच्छा, उसके अलावा आपको कॉस्ट का पता होना चाहिए। इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको एक आध कर लेने चाहिए, ठीक है, ताकि अगर पेपर में आ जाए इस तरह का आपको थोड़ा बहुत आता हो। इसलिए मैं सिग्मा के ऊपर इतना एम्फेसिस दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें दूर से देख के नहीं समझ आती हैं, ये सॉल्व करके ही पता चलता है कि ओ ये तो n/-1/2 हो जाएगा, या फिर ये वाला जैसे है कि ये एक्चुअली पावर ऑफ -0.1 हो जाएगा। वो ख्वाब नहीं आनी है देख के। तो इसलिए मैं सिग्मा के ऊपर इतना जोर डाल रहा था, लेकिन ये उनके लिए जो एक्चुअली पूरे नंबर जाते हैं। अगर आपको नहीं सिग्मा वाली शिट समझ आती है, मिस कराओ, आप बस इतने कर लो, ये वाले कर लो, ओके। तो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गई आपके। और ये वाले रिकर्सिव का कोड भाई, अच्छा वो जो मैंने अपने क्विज दिखाया है जिसके अंदर इतना, ओ भाई एनएलपी खुल गया। हाँ अच्छा, तो जैसे मैं कह रहा था कि हमारे जो क्विज़ के अंदर ये जो इटरेटिव कोड आया हुआ है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा क्योंकि हमारे सर ने मुंह पे कह दी कि ओ पेपर तो यार मेरा ख्याल है ज़्यादा इजी बना। तो आई थिंक वो मैथ ओरिएंटेड है सर, इसलिए उनके लिए ये चीज़ ट्रिवियल है। लेकिन अक्सर लोग ये वाइस बेस्ड कर रहे होते हैं और मेरा ख्याल है पेपर इस तरह का होगा कि आपको ये चीज़ें ना नहीं करनी पड़ेंगी। तो इस अगर ये वाला आखिरी वाला नहीं समझ आया ये क्या हो रहा है सारा ये जीब जीब वो, राइट, तो आप इग्नोर कर सकते हो उसको सेफली, इतना भी मसला नहीं है। अच्छा जी, अब हम एक्चुअल एल्गोरिथम्स के ऊपर आते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर वगैरह। तो सबसे पहले आता है मर्ज सॉर्ट। ये आपको पता ही है n log n होता है। ये इन प्लेस नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर आप एक नई अरे बना रहे होते हो, मेमोरी आप एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे होते हो, कॉपी कर रहे होते हो, लेकिन ये स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब अगर आपको नहीं पता वो यही है कि अगर लेट्स से मेरे पास कोई कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके पास दो, ये मैं कोई क्लास UML क्लास डायग्राम टाइप से, अच्छा आपके पास लेट्स से मनी की एट्रीब्यूट है और आपके पास नेम की एट्रीब्यूट है। आप इन ऑब्जेक्ट्स को मर्ज सॉर्ट से सॉर्ट करना चाह रहे हो बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। तो अगर आपकी अरे के अंदर पहला ऑब्जेक्ट आता है $100 A और दूसरा आता है $100 B और तीसरा आता है $50 C, तो ये सॉर्ट करके ना अगर ये स्टेबल होएगा तो ये हमेशा आपको एक ही आंसर देगा, ये वाला, राइट। लेकिन अगर ये अनस्टेबल होगा ना तो ये भी दे सकता है। तो बेसिकली ये है कि अगर इक्वल है ना तो वो ऑर्डर रिस्पेक्ट करे तो वो स्टेबल होता है। अगर थोड़ा सा नॉन डिटर्मिनिज्म हो इस मामले में कि कभी कभी कर दे कभी कभी नहीं कर रहा, तो वो एक अनस्टेबल एल्गोरिथम है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी सवालों के अंदर यही चीज़ की होती है कि कोई ऐसा एल्गोरिथम लगाओ जो स्टेबल हो वगैरह, या कोई ऐसा लगाओ जो इन प्लेस नहीं है या इन प्लेस है, राइट। तो मर्ज सॉर्ट के एक्चुअल बॉडी बहुत सिंपल है कि आप बस आधा डिवाइड कर दिया, ठीक है, आपने अपने आप को ही कॉल कर दिया रिकर्सिवली और एंड पे एक मर्ज का स्टेप है। आप अस्यूम कर रहे हो था कि आपके पास पहले की सॉर्टेड 2 अरेज आ रही हैं, आपने उसको मर्ज करना। तो सारी लॉजिक इसके अंदर मर्जिंग के ऊपर होती है और वो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपके पास 2 सॉर्टेड अरेज हैं, आप एक नई बड़ी सी अरे बना लेते हो, उसके अंदर इंसर्ट कर जाते हो, राइट। तो वही वाली बात कि ये इन प्लेस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेरी अरे बन रही है एक्स्ट्रा, जिसके अंदर सारा डेटा पहले कॉपी होता है और उसके बाद फिर से उस अरे से वापस ओरिजिनल अरे के अंदर कॉपी होता है। तो ये इन प्लेस इसलिए नहीं है। और ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल्स टू लगाया हुआ है। तो बेसिकली अगर आपके पास
दो नंबर्स की अरेज हैं, आपके पास एक ये सॉर्टेड अरे आ रही है रिकर्जन की वजह से, और एक ये सॉर्टेड अरे आ रही है। ठीक है, तो मैं एक पॉइंटर यहाँ पे रखा हुआ है, एक पॉइंटर यहाँ पे रखा हुआ है, और एक पॉइंटर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस लूप के अंदर कराऊँ, तो क्या इज़ ए लेस देन, ये मतलब ये वाला आई है, ये वाला जे है, इज़ आई वाली वैल्यू लेस देन जे वाली वैल्यू या बराबर? हाँ, फिर मैं इधर आ जाता हूँ, ये इधर आ गया, यहाँ पे अब 2 आ जाएगा क्योंकि जे वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा छोटी है। फिर मैं जब यहाँ पे आया हूँ ना, तो कौन सा वाला 3 पहले इंसर्ट होएगा? स्टेबिलिटी ये कहती है कि ये वाला होना चाहिए क्योंकि ये लेफ्ट वाली साइड का है, तो ये अरे के अंदर पहले आया हुआ है 3 कहीं, और यहाँ पे कोई और 3 आया हुआ है, तो इस वाले 3 को पहले आना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये इन्फोर्स ये कर रहा कि पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि लेस देन इक्वल टू है लेफ्ट वाली साइड, जो कि है, तो इसलिए ये वाला 3 पहले कॉपी हो रहा, और फिर ये आगे चला जाएगा। अगर यहाँ पे भी एक और 3 होता तो वो फिर से ये वाला 3 यहाँ पे डाल देता, और जब वो ख़त्म हो जाता ना जल्दी, तो ये वाला लूप टूट जाता और ये वाले लूप्स में आ जाता है कि अगर लेफ़्ट वाली साइड की वजह से ब्रेक हुआ है तो वो ये वाला लूप चला देगा, अगर राइट वाली साइड की वजह से ब्रेक हुआ है वो ये वाला चला देगा। तो फिर वो बस एज इट इज़ बकाया कॉपी कर देगा, तो यहाँ पे 3 7 आ जाएगा और आपके शॉर्ट हो जाएंगे नंबर्स। ठीक है, तो मर्ज के अंदर यही है। अब अगला जो है काउंटिंग इन्वर्जन्स। ठीक है, काउंटिंग इन्वर्जन्स के अंदर ये है कि मेरे पास अगर अरे थी कोई, तो मैं ये काउंट करना चाहता हूँ 5 1 2 4, तो 1 को तो 5 से पहले आना चाहिए था, 2 को भी 5 से पहले आना चाहिए था, 4 को भी 5 से पहले आना चाहिए था, तो ये 3 इन्वर्जन्स हो गए। तो इस एग्जांपल में 3 ही है, लेकिन लेट्स से मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ यूँ। ठीक है, तो इसको 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 और ये, तो ये आपकी इन्वर्जन्स हो गए। बेसिकली आपको कितनी वायलेशंस मिल रही हैं सॉर्टिंग की, ये हम काउंट कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लिटरली बस ये करते हुए, तो इसके पीछे रीज़निंग ये है कि आपकी रे अगर इस तरह से है और मैं इस साइड पे आया हूँ, ठीक है, 1 2 4 3 5 7, ये है मेरे पास, और ये लाइक डिवाइडर है दोनों हाफ्स का। तो मर्ज वाले स्टेप के अंदर अगर मैं ये वाली चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ ना, कोई अभी तक इन्वर्जन नहीं आई, क्योंकि अभी तक मैं उसी ऑर्डर में अरे भरी जा रहा हूँ जिसमें वो पहले की थे। लेकिन जब भी मैं इस वाली को प्रेफर कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे एक और वैल्यू डाल देता हूँ 6। ठीक है, इस वाले हाफ में 6 भी डाल, तो आई की जो करंट वैल्यू है और मिड की जो करंट वैल्यू है, ठीक है, ये मिड है वैसे और ये आई है, मतलब इसके दरमियान अगर 3 यहाँ पे आ गया तो वो इन वाली के अंदर भी होगा, क्योंकि आपके पास हमेशा सॉर्टेड आ रही है। मर्ज सॉर्ट का रिकर्सिव है ना, तो वो सबसे पहले आपको लेफ्ट हाफ सॉर्टेड देगा, राइट हाफ सॉर्टेड देगा, आपने बस मर्ज करना। तो 3 इसके लिए भी एक इन्वर्जन है और इसके लिए भी इन्वर्जन है, तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाता हूँ मिड माइनस आई प्लस 1, इसलिए लगा। तो अगर दरमियान में यहाँ पे जितने मर्जी एलिमेंट्स होंगे नहीं, उसके लिए चल जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस मिड स्टेप के अंदर कितनी इन्वर्जन्स थी। मैं इस तरह से करता रहूँगा, और मेरे जो यहाँ पे ये था ना, मैं हर किसी से रिटर्न करवा रहा हूँ कुछ वैल्यूज़, और एंड पे ऐड अप करके रिटर्न कर दूँगा। तो मर्ज वाली जितनी इन्वर्जन्स काउंट हुई हैं, इस मर्ज सॉर्ट की जितनी हुई हैं, इस मर्ज सॉर्ट की जितनी हुई हैं, ये सारी मैं प्लस करके रिटर्न कर दूँगा। तो वो दरमियान वाले स्टेप्स ही जो इसके अंदर इन्वर्जन्स थी इस अरे के अंदर सॉर्ट होने से पहले, वो उनको भी गिन देता। तो काउंटिंग इन्वर्जन इस तरह से। उसके अलावा अगर आप मिड देखो ना, तो इसका बिल्कुल लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट भी आया हुआ है, वो है काउंट कंपैटिबिलिटीज़। तो ये कैसे करना होगा, एग्जैक्टली यही चीज़ है, बस आपने इस साइड पे
काउंटिंग करनी होगी और उसके अंदर ये वाली लॉजिक आपको उस वक्त सोच के बनानी पड़ेगी। लेकिन ये सारा कुछ मर्ज सॉर्ट से हो रहा है और उन्होंने वैसे हिंट भी दिया हुआ कि मर्ज सॉर्ट हो रहा है। उसके बाद क्विक सॉर्ट आ जाता है। क्विक सॉर्ट के अंदर मर्ज सॉर्ट के अंदर सारी मेहनत मर्जिंग के अंदर थी, क्विक सॉर्ट के अंदर सारी मेहनत पार्टीशंस के अंदर है। तो यहाँ पे सॉर्टिंग एक्चुअली पार्टीशनिंग में ही हो रही है। तो मैं अगर कोई एरे लूँ 1 3, वैसे सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी पता है किस पर, गीक्स फॉर गीक्स पर। तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे जाऊँ और लिखूँ क्विक सॉर्ट, ठीक है, तो ये इनकी एक एग्जांपल है। इन्होंने यहाँ पे 5 को एज पिवट सेलेक्ट किया, ठीक है। और आपको पता ही है कि पार्टीशंस हमने ऐसी बनानी होती हैं कि अच्छा इन्होंने एरे नहीं दिखाई भी पता, ये लमूतो पार्टीशन हम कर रहे हैं। ये देखो, सबसे पहले आपके पास अरे इस तरह की है 10 80 30 90 40। इसको मैं इसके अंदर मैंने पिवट ले लिया लास्ट वाली एलिमेंट को, ठीक है। और मैं चाहता ये हूँ कि मेरा पार्टीशन का फंक्शन ये करे कि इसी अरे को इस तरह से रीस्ट्रक्चर कर ले कि सारी जो 40 से लेस हैं वो उसके लेफ़्ट पे आ जाएं और सारी जो 40 से ज़्यादा है ना वो उसके राइट पे आ जाएं। तो मैं ये चाहता हूँ, राइट, कि इस तरह से हो जाए। उसके लिए जो एल्गोरिथम है ना, सारी कॉम्प्लेक्सिटी उसमें है। अभी इस पर आते हैं वो क्या है, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद ना ये वाला जो फंक्शन है ये आपको सॉर्ट कर देगा इस तरह से, इस किस्म का सॉर्ट, ठीक है, जो मैं इसमें दिखा रहा हूँ, इतना कर देगा और आपको पिवट इंडेक्स दे देगा। और आपने फिर रिकर्सिवली इसको ही कॉल करी जाना है अपने छोटे हिस्सों के लिए। तो वो कुछ यूँ काम करता है कि यहाँ पे देख लो कि पहले वाले के लिए पार्टीशन कॉल हुआ, उसने ऐसे कर दिया, उसके बाद उसने इस हिस्से के लिए कॉल किया और 2 को पिवट बना लिया, तो 2 अपनी जगह पे हो गया, ये अपनी जगह पे हो गया। इस तरह से ये सारे अपनी जगह पे हो जाते और सॉर्ट हो जाता। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 9 10 इस तरह से सॉर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए जो सबसे ट्रिकी चीज़ है ना वो पार्टीशन का ही फंक्शन है। तो मैं आपको वही दिखाता हूँ। पार्टीशन का जो फंक्शन है ना वो ये है, हम लमूतो पार्टीशनिंग करते हैं और भी होते हैं, बट ये बेसिकली आइडिया ये है इसका। मैं उधर से दिखा दूँ जहाँ से मैंने खुद देखा, राइट। एल्गोरिथम ये है कि आप हमेशा आई को ना एक लेवल आउट ऑफ बाउंड्स रखते हो, शुरू -1 से शुरू कर देता और जे को 0 से शुरू करते हो। अब आपने करना ही है कि अगर पिवट से कोई चीज़ ज़्यादा है ना, चलो मैं इनकी एग्जांपल से थोड़ा डिफरेंट, ओ भाई इतने पेंट खुले हैं इनसे। अच्छा, लेट्स से मैं इसके लिए पार्टीशन बना रहा हूँ 4, मैं पिवट 3 यूज़ किया, 1 और 2, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा एक ब्लू पॉइंटर होगा आई और एक रेड पॉइंटर होगा जे। ये मेरा इनिशियल सेटअप है और मैंने 3 को एज पिवट ले लिया, तो मैं इसको एक डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर दूँगा, ठीक है। अब पहले स्टेप में क्या होगा, जे आगे चला जाएगा एक स्टेप, ठीक है। तो जे आगे नहीं, सबसे पहले तो ये कंपेयर होगा, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे पहली एलिमेंट को। पहली एलिमेंट जो है क्या वो पिवट से ज़्यादा है? अगर ज़्यादा है ना, हम बस जे को आगे ले जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा है तो हमने बस जे को आगे ले जाना। अब इस वाली केस में ज़्यादा नहीं है, तो अब हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले तो आई को आगे लाएंगे, फिर जे और आई की वैल्यू आपस में स्वैप कर देंगे। ठीक हो गया। अब जे फिर से आगे चला जाएगा अगली इटरेशन के लिए। ओ भाई चॉप्ड। अच्छा, और फिर से 2 इज लेस देन 3, तो आई फिर से आगे आएगा, सही है, और ये फिर से स्वैप हो जाएंगे ऐसे, और उसके बाद जे आगे चला जाएगा। अब तो हम पार्टीशन पे आ गए, पिवट के ऊपर ही आ गए, तो लूप टूट जाएगा। अब इसके अंदर ये होगा कि हम तो ये चाहते थे कि 3 उधर हो जाए जहाँ पे इसको होना चाहिए, तो उसको यहाँ पे होना चाहिए। तो
एंड पे यही स्टेप होता है कि हम आई को एक और बार आगे कर देते हैं और जे जो हमारे इस वक्त करंटली पिवट को पॉइंट कर रहे हैं, हम फिर से आखिरी बार एक स्वैपिंग वाला स्टेप कर देते हैं। तो अब आपका जो पिवट है वो दरमियान में आ जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा। अब मैं उसी ये आप इसको देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी क्या हो रहा है, ठीक है। कि ये 10 था, 10 छोटा था इसलिए हम आई आगे लेके आए और उसको अपने साथ ही स्वैप किए तो लिटरली कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जे आगे आ गया। 80 इज़ ग्रेटर दैन 40 तो इसलिए हम बस जे को आगे ले जाएंगे, लेकिन 30 जो है वो 40 से ग्रेटर नहीं है, तो इसीलिए अब हम आई को आगे ले आएंगे एक स्टेप और जे से स्वैप कर देंगे। फिर हम जे आगे ले जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि 90 इज़ ग्रेटर दैन 40 तो ये फिर से एक स्टेप आगे आ जाएगा। अब हम पिवट पे आ गए, अब पिवट पे आ गए तो आई को एक स्टेप आगे ले आएंगे और इस तरह से कर देंगे, राइट। तो इसका कोड जो है वो ये है। इसका कोड आप याद कभी ना करना, आप बस लूथर पार्टीशनिंग के जनरल आइडिया याद कर दो कि ये 2 पॉइंटर्स किस तरह से आगे जा रहे हो, तो किस रूल सेट के तहत जा रहे होगा, वरना कोड आप याद सारे करने बैठोगे, लाइक ऐसे नहीं होता। आप बस इस तरह से कर लोगे ना, आप लिखवाओगे ये। ओके, तो आगे है मैक्सिमम सब अरे सम, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले कुछ बेस केसेस हैं कि अगर आपका लेफ़्ट और राइट जो हैं वो वायलेट कर रहे हैं लॉजिकल रूल्स को, तो आप बस नेगेटिव इन्फिनिटी रिटर्न कर रहे हो या ज़ीरो भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिसएग्री करता हूँ इनसे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हर अरे के अंदर एक सब अरे होती है कम अज़ कम, और वो है एम्प्टी सब अरे, ठीक है। और एम्प्टी सब अरे का सम मेरे ख्याल में लॉजिकली स्पीकिंग ज़ीरो ही होगा नेगेटिव इन्फिनिटी की जगह, लेकिन उन्होंने नेगेटिव इन्फिनिटी लिया हुआ इस केस में कि अगर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैटर नहीं करता। अच्छा, तो और अगर सिंगल एलिमेंट है तो उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से है तो यही अपना मैक्सिमम सम है, इस तरह से किया हुआ। खैर, इन्होंने ये किया कि इन्होंने हाफ़ कर दिया रे को और पहले मैक्सिमम कॉल किया लेफ़्ट हाफ के लिए, फिर राइट हाफ के लिए, और उसके बाद एक मर्जिंग फंक्शन उसने लिखा हुआ। मर्ज नहीं है बट लाइक यू गेट व्हाट आई मीन, ठीक है। तो मैक्सिमम लेफ़्ट मैक्सिमम राइट क्या करेगा, ये भी मज़े की बात है कि गीक्स पे मिल जाएगा आपको। ये एल्गो की सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, मैक्सिमम सब अरे सम, ठीक है। मैक्स सब अरे सम डिवाइड एंड कॉन्कर। देखो इसके अंदर इन्होंने मेरे ख्याल एक एग्जांपल डाली हुई थी, विजुअल नहीं डाली थी, ओके मिस करो, मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा, तो आपके पास इतना तो समझ आ गया ना कि डिवाइड एंड कॉन्कर की वजह से आपका जो भी हम फंक्शन अब लिखने वाले हैं वो इन सब के लिए मुझे मैक्स सब अरे का सम दे देगा, राइट। तो अगर इसके अंदर मैक्सिमम सब अरे यहाँ पे बन रही थी और इसके अंदर यहाँ पे बन रही थी, मेरे पास इनका सम हो गया और ये मुझे रिटर्न कर ही रहा होगा किसी तरीके से, राइट, क्योंकि मैंने रिकर्जन यूज़ की हुई है। तो मैं खाली लेफ़्ट हाफ के लिए कर रहा हूँ तो वो सॉल्व करके ही देगा ना, जो मैं कोड लिखने वाला हूँ वो रन करके। तो लेफ़्ट का लेट्स से मुझे ये रेड वाला हिस्सा है, ये ब्लू वाला हिस्सा रेड, ठीक है। तो ये लेफ़्ट का मैक्स हो गया, ये राइट का मैक्स हो गया, और ये कोई वैल्यूज़ मुझे दे रहा। लेकिन इस सब अरे के अंदर हो सकता है ना कि कुछ इस तरह से भी बन रहा हो और उसका सम शायद ज़्यादा हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये तीसरा वाला फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने वरना ये तो कॉल कर लिया वरना, अच्छा ठीक है, सिंपल चलता है। तो सबसे पहले तो आपने लेफ़्ट सम निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद आपने राइट सम निकाल दिया। अच्छा एक सेकंड, अच्छा ठीक है, अभी मैं उस डिटेल में नहीं पढ़ता, अभी मैं सिंपल रखता हूँ, ठीक है। आप अभी खाली ये सिम करो किस तरह से आ रहा है। अच्छा, तो मैं अगर ऐसा निकालना चाहता हूँ जो इस वाले एलिमेंट को इन्वॉल्व करता है और वो यहाँ से इस तरह से आ रहा है, राइट। मतलब वो हो सकता है कि मैक्सिमम सब अरे खाली इतना ही आ रहा हो कि ये 1 है, यहाँ पे -5 है, आगे जाके 0 0 पड़ा हुआ है, तो यही अपना मैक्सिमम सब अरे होगा जो 1 को इंक्लूड करता है। हो सकता है कि यहाँ पे 5 हो आगे, तो वो इतना इंक्लूड करता हो। अब मुझे नहीं पता ये कितना इंक्लूड करता होगा, राइट। मैं ये निकालना है, तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने इसको तो हमेशा इंक्लूड करना ही है ना, क्योंकि मैं क्रॉसिंग सम निकालना चाह रहा हूँ।
और मैं इसको लूप करता जाऊँगा यहाँ तक, और मैंने ना बस देख लेना कि इस पूरे प्रोसीजर के अंदर मेरी जो समेशन थी वो मैक्सिमम कौन सी आई है। अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो इस पॉइंट पे मैक्सिमम थी या किस पे थी, मैंने बस लिख लिया एल मैक्स, ये एल मैक्स इक्वल्स ए, ठीक है। इसको भूल जाओ वैसे, राइट वगैरह वाली जो मैंने बूंगी मारी थी एक, ठीक है। और इसी तरह से राइट मैक्स मैं करता हूँ जो इस वाले एलिमेंट को लाजमी इन्वॉल्व कर रहा है, और मैं फिर इस साइड पे जाता हूँ, ठीक है। और अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता किस इंडेक्स पे था, लेकिन मैं ऐड करता जा रहा हूँ ना इसके अंदर हर चीज़। मैं शुरू में ये नंबर रखता हूँ, फिर मैं इसके अंदर ये ऐड करता हूँ, फिर मैं इसके अंदर ये ऐड करता हूँ, ये ऐड करता हूँ, एट्सेट्रा। मैं सम वाला वेरिएबल इंक्रीज़ करी जा रहा हूँ, एक मैक्स के साथ कंपेयर करी जा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये हो रहा। अब आपको पता चल गया कि वो वाला सम जो इस वाली एलिमेंट को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, इतना, वो कितना है, और वो वाला जो इस वाली को कर रहा है वो कितना है। चाहे उसकी विंडो साइज़ जितनी मर्जी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस इनको ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो मैक्सिमम दरमियान वाला सम है ना वो कितना है। ये आपको पूरी अरे का मैक्स नहीं बता रहा, ये आपको बस दरमियान वाले का बता रहा है। और आपके पास रिकर्जन की वजह से इस पूरे सेगमेंट के अंदर से मैक्सिमम का आंसर पहले का होगा और इस वाले का पहले का होगा। तो तीन ही केसेस हैं, वैसे दो ही केसेस हैं, वैसे तीन है, फ़र्क नहीं पड़ता। तीन केसेस हैं कि एक तो ये है कि लेफ़्ट वाली अरे के अंदर से कोई इतना हिस्सा मैक्सिमम सब अरे होगा, दूसरा ये है कि इतना हिस्सा होगा, और तीसरा ये है क्योंकि ऐसा होगा जो दरमियान में आ रहा। तो आपके पास इन तीनों के अंदर तीनों केसेस का मैक्सिमम आ गया, क्योंकि रिकर्जन की वजह से मुझे ये लेफ़्ट वाला मैक्स दे देगा, ये वाला मुझे राइट वाला मैक्स दे देगा, और ये वाला जो है मुझे वो दरमियान वाला दे देगा। तो मैं सिंपली इनमें से मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर दूँगा। तो इस तरह से मैक्स सब अरे सम हो रहा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है काउंटिंग सॉर्ट। अच्छा, वो हम कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम से बाहर निकल गए। अब ये ऐसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं जो एक सेकंड, कैसी बात है, काउंट करता है। तो इसकी एक एग्जांपल अगर मैंने बनानी हो, मैं इस तरह से कोई रैंडम नंबर्स ले लेता हूँ, 7 3 1 5, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने देख ली कौन कौन से चलो मैं सिंपल रखता हूँ इसको, मैं करता हूँ 0 1 0 0 1, वैसे यहाँ पे 2 था, ठीक है। मैं इसको सॉर्ट करना, तो सबसे पहला मेरा स्टेप होएगा कि मैंने देखना है इसके अंदर मैक्सिमम क्या है। तो मैक्सिमम 2 है, तो मैं 3 की अरे बना ली, इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2, और मैं इन सबको 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। अब मैं पहला स्टेप ये करूँगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा और देखूँगा पहला एलिमेंट क्या है। अगर ये था ना 0, तो मैं इसको इंक्रीमेंट कर दूँगा, ये 1 हो गया। फिर ये था, इसको इंक्रीमेंट कर दिया, ये 1 हो गया। फिर 1 था, इसको इंक्रीमेंट कर दिया, ये 1 हो गया। फिर 0 था, इसको अब मैं यहाँ पे एक्चुअली फिर 2 आ गया। फिर मैं इधर आया, एक्चुअली 3 हो गया। फिर मैं यहाँ पे आया, 2 हो गया। तो मैंने इस तरह से ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली है हर यूनिक चीज़ के लिए। तो 0 3 बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, और 2 जो है वो 1 बार आ रहा है। ये मैंने इतना लिख लिया, बहुत सिंपल कोड है, लाइक लिनियर टाइम में हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद मैं ये करूँगा कि मैं ना इसी की जगह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना दूँगा। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो जो स्टैट्स में कहता था कि लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करिए, ठीक है। मैंने इससे ये बना दिया। अब मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा एंड से, और मैं देखूँगा इसके एक कॉरस्पॉन्डिंग नंबर के यहाँ पे क्या है, 5 है ना। तो 0 1 2 3 4 5। अब इससे मुझे पता चलता है कि इसके पीछे होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी नंबर यहाँ पे होगा ना, आपने उसके डायरेक्टली पीछे रख देना। तो माइनस माइनस किया और यहाँ पे 1 डाल दिया, तो मैं नई अरे बनाऊँगा जो मेरा आंसर रखेगी। तो मैं सेकंड लास्ट के अंदर 1 डाल दिया, और अब मैं इसको डिक्रीमेंट करके 4 कर दिया। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, मुझे मिला है 0। अब मैं 0 को डिक्रीमेंट करूँगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा,
और फिर मुझे पता है कि मैंने लाइक 0 1 और 2 यहाँ पे कहीं आएगा 0। उसके बाद मैं इधर आऊँगा, फिर से 0 आया तो मैं इसको फिर से डिक्रीमेंट करूँगा, ये 1 आएगा तो मुझे पता है इंडेक्स 1 के ऊपर मैंने अगला 0 डालना। फिर मैं इसके ऊपर पढ़ूँगा 1 के ऊपर क्या है 4 है, मैं 4 को डिक्रीमेंट करूँगा 3 मिल जाएगा, तो फिर मुझे पता चल गया कि इंडेक्स 3 पे मैंने ये वाला 1 रखना। फिर आएगा 2 के ऊपर क्या है, इसको मैं डिक्रीमेंट करूँगा, डिक्रीमेंट करके मुझे पता चला कि इंडेक्स 5 पे मैंने रखना है, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। फाइनली आखिरी 0 आएगा तो मुझे पता है कि मैंने 1 को डिक्रीमेंट करना, 0 आ जाएगा, तो ये होगा। अब आप ये कह रहे हो यार मुझे ये ऑर्डर पता है तो मैं सीधा ऐसे क्यों नहीं कर दिया कि मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी, मैं पहले 3 0 डाल दिए, 2 1 डाल दिए, ऐसे कर दिया। तो ये जो है ना ये स्टेबल नहीं है। तो इस तरह से आपका एल्गोरिथम ना इन प्लेस होगा ना स्टेबल होगा। तो हम चाहते हैं कम से कम कोई एक चीज़ हो, कोई, क्योंकि अच्छी बात होती है स्टेबिलिटी। अभी हम जब रैडिक्स सॉर्ट में आएंगे हम देखेंगे कितना क्रूशल था ये इसका स्टेबल होना काउंट सॉर्ट का। तो इस तरह से हमने ना जब रिवर्स में करते हैं ना वो ऑटोमेटिकली बताता है कि आपको किस से डायरेक्टली पीछे रखना है इस वाले को, वो आपको लाइक ये बताता है, राइट। तो इतना हो गया, ये हो गया आपका स्टेबल और इन प्लेस। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑफ n प्लस के होगी, और यहाँ पे k जो है ना वो रेंज है आपकी, क्योंकि आपकी लेट्स से अरे आपकी छोटी सी है 5 + 2 10 इतनी अरे है, लेकिन इसके लिए आप अगर 5 से 10 की रेंज में बना रहे हो ना कि ये वाला 5 के लिए ये वाला 10 के लिए, तो आपको ये सारों के लिए फ्रीक्वेंसी पहले लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आपने लिख ली रैंडम टाइम में और यहाँ पे सारे ज़ीरोज़ हैं। फिर आपने जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है आपको इस पूरी को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो इस केस में के ज़्यादा बड़ा है तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हो जाएगी इस लूप की वजह से, जिसके अंदर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे थे। ठीक है, तो ये काउंट सॉर्ट हो गया। आगे आ जाता है रैडिक्स सॉर्ट। अब रैडिक्स सॉर्ट बेसिकली काउंट सॉर्ट ही यूज़ कर रहा होता, लेकिन इसके अंदर ये के वाला मसला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर रेंज जितनी भी बड़ी कर लो ना आप रैडिक्स सॉर्ट के अंदर तो कोई मसला नहीं होता, जबकि काउंट सॉर्ट में आपने देखा क्या मसला होता है। तो लेट्स से मेरे पास ये है 15,001, उसके अलावा मेरा एक नंबर है 9, उसके अलावा लेट्स से 392, उसके अलावा लेट्स से 5 और यहाँ पे लेट्स से 4 या एक सेकेंड 54 कर लो। ठीक है, इसके साथ हम अब ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जो रैडिक्स सॉर्ट करता है ना वो आखिरी वाले डिजिट को खाली देखता है हर किसी के, और उसके रिस्पेक्ट से काउंट सॉर्ट चलाता है। अब मुझे पता है कि मैंने अरे कितनी बनानी है, क्योंकि टोटल हो ही 10 डिजिट सकता है। तो काउंट सॉर्ट की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली अरे बनती थी ना वो इस तरह से बन जाएगी। तो आपने बना ली, आपने सारे इसके ऊपर काउंट सॉर्ट कॉल कर दिया और इसके अंदर आपने खाली आखिरी वाली प्लेस देखी, तो ये बन जाएगा 1501। उसके बाद अगला ये जो 2 आ रहा है ये 392 इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये 4 वाला आ जाएगा 54, फिर 55 आ जाएगा और फिर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब मैं अगले स्टेप के ऊपर आता हूँ। अगले स्टेप में ना आप इसको लोगे सेकंड वाले हिस्से को, और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे तो मैं 0 पुट कर लूँगा। सही है, तो अब आप इसको सॉर्ट करो, और क्रूशली आपने ये करना है कि ये जो है ना ये स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि काउंट सॉर्ट स्टेबल होता है। तो जो चीज़ पहले थी, अगर ये 0 0 है ना तो 1501 पहले आएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद ये 5455 ये भी इसी ऑर्डर में आएंगे। 54 पहले आएगा फिर 55 आएगा, क्योंकि इन प्लेस नहीं स्टेबल है काउंट सॉर्ट। और एंड पे यहाँ पे आपके पास आ गया 392। अब आप अगले स्टेप में ये करोगे कि आप टेंस के लिए कर लिए, वंस के लिए कर लिए, अब आप हंड्रेड्स के लिए करोगे ये। ठीक है, तो अब आपकी जो विंडो होगी ना रेफरेंस वो इतना होगा। तो अगेन इन प्लेस था, तो जो सारे 0 वाले हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे उसी ऑर्डर के अंदर स्टेबिलिटी की वजह से। उसके बाद 3 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो
5 बढ़ा है तो वो बाद में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 392 1501। और इसी तरह से फिर आखिरी वाले के लिए करेगा, वो आखिरी वाले के अंदर सारे ज़ीरो होंगे, बस ये वाला 1 होगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये आपका रेडिक्स सॉर्ट है, ठीक है। अब इसके लिए हम, और वैसे कुछ भी नहीं है, यही है लिटरली, इसके अंदर यही है। कुछ एक्स्ट्रा बातें थी कि अगर नेगेटिव हो किस तरह से हैंडल करेंगे। तो नेगेटिव के केस के अंदर हम सारे पहले प्लस कर देते हैं मिनिमम के साथ। तो अगर आपका लेट्स से आपके जो सेट ऑफ नंबर्स थे वो कुछ इस तरह से थे, तो आप एक प्री प्रोसेसिंग स्टेप डाल दोगे। ओ भाई देखो मैं प्रैक्टिस की भी। अच्छा, -35 -15 0 35 5 78, लेट्स से आपके ये नंबर्स था। तो इसके अंदर ना आप एक प्री प्रोसेसिंग स्टेप डालोगे जो आप हर किसी को 35 से ऐड कर दोगे, क्योंकि वो सबसे छोटा था। तो ये बन जाएगा 25 नहीं 20 बन जाएगा 35 70 40 ये जितना भी बनता है, ठीक है। आप फिर इसको सॉर्ट करोगे और बाद में जाके आप एक और इसको सॉर्ट किया और उसके बाद आपने फिर से सारों से -35 कर लिया। तो आप प्री और पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेप्स भी डाल सकते हो इस तरह से। तो ये बात है। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो हो जाएगी O ऑफ D इंटू N प्लस B। तो अब ये क्या है? ये बेसिकली है D जो है यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स आ गया, ठीक है। N हो गया कि नंबर्स कितने हैं, और जो बेस है ना वो ये है कि ये क्या क्या हो सकता है, क्योंकि काउंट सॉर्ट को आप अगर याद करो तो वो N प्लस K होता था। अब यहाँ पे K क्या होगा कि नंबर सिस्टम की बेस क्या है। अगर हम बाइनरी नंबर्स को सॉर्ट करें ना 1010 को, तो आपकी बेस 2 होगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काउंट सॉर्ट के अंदर ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर रहे हो तो आपको लेट्स से आपने A to Z भी करना है, कैपिटल वाले, लोअर केस A to Z को भी करना है, और 0 to 9 भी करना है। तो ये आपके पास हो जाते हैं लाइक 26 प्लस 10, तो ये बन जाएगा आपके पास 52 आई थिंक, ठीक है। तो इसकी फिर जो काउंट सॉर्ट वाली अरे बनेगी 52 एलिमेंट्स की बनेगी, जिसके अंदर आप A के लिए कर लोगे, कैपिटल A के लिए कर लोगे, एक्सेट्रा। सही है। तो इसके अंदर बस देखने वाली बात यह है कि आप गेट कैसे करते हो वो जो करंट प्लेस के लिए है। तो आप एक डिवाइडर का फंक्शन बना लेते हो। आपने अगर वो उसका कोड देखना होगी 120 से देख लेना, जो सारी बातें बताने लायक थी मैंने बता दी हैं।